नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी के हाथ में एटम बम लग गया है। राहुल गांधी ने जिस तेवरों के साथ चुनाव आयोग पर हमला बोला वो साधारण बात नहीं थी। अभय दुबे जी ने भी मुझसे बातचीत में कहा कि कुछ तो है राहुल गांधी के पास, जो सामने आएगा तो चुनाव आयोग वाकई में पसीने पसीने हो जाएगा। राज्यसभा में अभूतपूर्व हंगामा हो गया, सीआईएसएफ के लोग बेल में आ गए। खड़गे जी ने कहा, ये हो क्या रहा है? और बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए। तो क्या बिहार में चुनाव एक तरफा होने जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की है। बहुत रोचक बातचीत है, पूरी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। बिहार का नतीजा आ गया, चुनावी रिजल्ट आ गया। अब जो लोग सुन रहे होंगे वो चौंक रहे होंगे कि अभी चुनाव ही नहीं हुए, हम लोग ये क्यों कह रहे हैं कि चुनावी रिजल्ट आ गया। लेकिन मैं इसलिए कह सकता हूँ कि लोग ये मान रहे हैं। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने ये कहा कि भई अब बिहार में चुनाव का फ़ायदा क्या है? क्योंकि पहला रिज़ल्ट, पहली झाँकी तो आ गई। पहले मैं भी हुँ। चौंका, पहला फ़ोन आया एक आईएएस अफ़सर का था फ़ोन, कि देखो बिहार का पहला रिज़ल्ट तो आ गया। मैंने कहा कि अभी रिज़ल्ट कहाँ से आ गया? चुनाव तो हुए नहीं। बोले अरे आपको नहीं पता? अब मैं उनकी बात से इतना हड़बड़ा गया कि एक आईएएस अफ़सर मुझसे ऐसे कह रहे हैं। मैं कहा नहीं, जब चुनाव ही नहीं होगा रिज़ल्ट कहाँ से आ जाएगा? अरे बोले 65 लाख नाम कट गए, पहला ड्राफ्ट जारी हो गया। तो जब 65 लाख कट गए तो जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था 2022 का, छाँट-छाँट के यादव और मुसलमानों के नो नाम गायब थे, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था ऐसा। तो बोले वैसे ही वहाँ हो गया, 65 लाख नाम कट, पहली ड्राफ्ट जब जारी हुआ तो उसमें कट गए। तो मुझे बड़ी ज़ोर की हँसी आई कि देखो सामान्य नौकरशाहों में, पॉलिटिकल लोगों में, सामान्य आदमी में भी ये बात है कि भई झाड़ू लग गई, 65 लाख तो गए। तो अब क्या लग रहा है अभय दुबे जी, क्या मान लिया जाए कि वाक़ई में कि रिज़ल्ट की ये शुरुआत हो गई? या अभी चुनाव कुछ बचा है, कुछ बाकी है कि ईमानदारी से कहीं कुछ हो सकता है? क्या लग रहा है आपको? देखिए संजय जी, बात तो आपकी सही है। 65 लाख नाम अगर वो मतदाता सूची से एकदम कटेंगे तो लोग चौंकेंगे और उनका दिमाग उसी इसी तरफ जाएगा कि इसके अंदर कुछ घपला है, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि एक साथ ऐसी एक प्रक्रिया, इसमें 65 लाख नाम वोटर सूची से निकल जाएँ, तो उससे ये सवाल भी उठता है कि 65 लाख नाम जोड़े कैसे गए थे? भई 65 लाख नाम कैसे आए थे? का ये तो बहुत एक क्षण में जो हुआ, लंबे अरसे से वोटर लिस्ट की सफाई होती रहनी चाहिए थी। राजीव कुमार जी क्या कर रहे थे? अभी जनवरी में ही तो अ, जो वोटर लिस्टों का एक पुनरीक्षण किया था, राजीव कुमार जी के नेतृत्व में हुआ था। तो उसमें तो ये 65 लाख नाम थे उसके अंदर ना। तब चुनाव आयोग ने ही इस वोटर लिस्ट को कहा था कि ये वोटर लिस्ट ठीक है। अब उसमें 65 लाख नाम निकाल रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये 65 लाख नाम वो हैं। मेरा अंदाज था कि पहले दौर, पुनरीक्षण का जो पहला दौर होगा, उसमें से करीब 55 से 60 लाख नाम निकलेंगे। मेरा अनुमान ये था और मैंने 4 पीएम के मंच पे ये बात कही भी थी। एक तो इसमें वो लोग हैं, जो चुनाव आयोग ने पाया कि उनका देहांत हो गया है। इसमें वो लोग हैं जो कि अपने पते पे मिले नहीं, स्थायी पते पे नहीं मिले। वो लोग हैं जिनके नाम 2 बार वोटर लिस्ट में थे। तो ये सब अगर जो, और कुछ ऐसे, कुछ और एक विवादास्पद कैटेगरी भी जो है, इससे समझ में नहीं आता है वो कैटेगरी किसकी है, लेकिन कुछ नाम हुआ उस कैटेगरी में भी है। तो ये 65 लाख नाम इन्होंने काट दिए इसमें। अच्छा, अब आज 1 तारीख है। 1 तारीख से सघन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू होता है। तो ये 65 लाख नाम तो बीएलए और बीएलओ लेवल की जो कवायद हुई थी, उस कवायद से निकले हैं और ये काट दिए गए। अब एक दूसरी कवायद आज की तारीख से शुरू हो रही है। क्योंकि 65 लाख नाम काट के आपने एक एक वो नई वोटर लिस्ट का एक ड्राफ्ट जो है उन्होंने आपने जारी किया है। ये ड्राफ्ट जो विभिन्न पार्टियों को दिया जाएगा, नियम तो यही है, पता नहीं चुनाव आयोग देगा कि नहीं देगा, लेकिन जहां तक मुझे नियम पता है, नियम ये है कि विभिन्न पार्टियों को दिया जाएगा। पार्टियां अपने कुछ मतदाता सूची प्रेक्षक नियुक्त करेंगी, ऑब्जर्वर्स नियुक्त करेंगी। वो लोग इनकी जांच करेंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे कि उन्हें किस चीज पे आपत्ति है, किस चीज पे आपत्ति नहीं है, और आपत्ति है तो किस किस्म की आपत्ति है। फिर वो तमाम आपत्तियां ईआरओ के पास जाएंगी, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाएंगी, जो कि चुनाव आयोग का कर्मचारी है। बिहार में ऐसे 239 ईआरओ हैं और करीब 600 साढ़े 600 करीब उनके असिस्टेंट हैं। इन लोगों के पास जाएंगी। ये लोग उन आपत्तियों के आधार पर और इन्हें खुद जो आपत्तियां लगेंगी, स्वयं भी जिस बात पे आपत्तियां लगेंगी, क्योंकि ये लोग भी तो बहुत से जो इनके पास फॉर्म आए हैं, उन फॉर्म की बहुत जांच करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन कौन सर्टिफिकेट लगे हुए हैं, किस प्रकार के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, ये सब। तो अब एक नई प्रक्रिया शुरू होगी। मेरा मानना है कि इन 65 लाख
वोटों के नाम कटने से जो विवाद पैदा होता है वो विवाद इतना तीखा नहीं है, वो विवाद इतना तीखा नहीं, केवल शक पैदा होता है इसमें। लेकिन अब दरअसल वो जद्दोजहद अब शुरू होगी। चुनाव आयोग जो ईआरओ के फैसलों और जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके फैसले के साथ में राजनीतिक दलों की जद्दोजहद अब शुरू होगी। देखिए, बिहार में मोदी जी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, मोदी जी की सरकार ही मैं कहता हूं। तो जितने भी चुनाव आयोग के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे ईएलओ को, मतलब केवल राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए गए बीएलए को, बूथ लेवल एजेंटों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सब सरकार के कर्मचारी हैं और सरकार से दबे हुए हैं। वो सरकार के आदेश के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए वो विपक्षी दलों के साथ सहयोग नहीं करते, कोई किसी किस्म का, पत्रकारों के साथ कोई सहयोग नहीं करते, किसी किस्म का आंकड़ा नहीं बताते, कोई अंदरूनी खबर उनसे नहीं निकाली जा सकती क्योंकि सब डरे हुए हैं, सब किसी के भी खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। तो अब दरअसल असली मार जिसको बोलते हैं, असली जद्दोजहद अब शुरू होगी। जैसे ही जो ईआरओ है अपने असिस्टेंट ईआरओ की मदद से वोटर लिस्टों में बहुत सारे वोटरों के खिलाफ एक जांच शुरू करेगा आपत्तियों के कारण, और उस जांच में एक फील्ड इंक्वायरी होगी। उस फील्ड इंक्वायरी के पूरे हो जाने पर, ये सब हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पूरी हो जानी है सारी चीजें। इसके बाद वो एक स्पीकिंग ऑर्डर देगा वो, और उसके बाद उस किसी का नाम उसमें से निकाल दिया जाएगा, या कहा जाएगा नहीं भाई इसका नाम रखा जाता है, आपत्ति ठीक नहीं है, इसका नाम हम रखते हैं उसमें। तो जिसका नाम निकाला जाएगा वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ उसके खिलाफ अपील करेगा, अगर वो कर पाया तो, अगर उसमें इतनी क्षमता है, दौड़ धूप कर सकता है, जिला मुख्यालय जा सकता है, कोई आसान काम तो है ना अपील करना। अपने वोट डालने के लिए आपको अपनी एक रोजी रोटी छोड़नी पड़ सकती है, दिहाड़ी छोड़नी पड़ सकती है, सब लोग नहीं कर सकते। उसमें आपको राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मदद भी चाहिए। हो सकता है राजनीतिक दलों किसी राजनीतिक दल के पास इतने कार्यकर्ता ना हो कि अपने वोटरों को वो अपील की तरफ ले जाए, बहुत सारी फैक्टर्स इसके अंदर है। तो जब वो जाएगा वहां पे तो वो महीने भर के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके ऊपर फैसला देगा अपना। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो बहुत सारे विवादों में घिरने के लिए अभिशप्त है। अब दूसरे चरण में जिन वोटरों के नाम कटेंगे, वहां पता चलेगा कि इसके अंदर राजनीतिक खेल क्या हो रहा था और क्या उसमें उसका पैटर्न क्या है, वो राजनीतिक खेल कहां से कहां ले जाएगा बिहार के चुनाव को। बिल्कुल ठीक बात है। उधर तो ये चल रहा होगा, उधर नई इतिहास बनता जा रहा है। राज्यसभा की बेल में आज खड़गे जी ने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ के लोग आ गए। ये कभी नहीं होता था कि हाउस के अंदर बेल में जाना तो एक तरह का अधिकार मानता कि अपोजिशन अपनी बात कहने के लिए बेल में आ जाता था। कई बार जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो भी 10 बार बेल में आ जाती थी। लेकिन आज खड़गे जी ने आरोप लगाया कि सीआईएसएफ के लोग बेल में आ गए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी बात कहेंगे तो सीआईएसएफ हमें हाउस के अंदर आके हमारे साथ ये बिहेव करेगी। बड़ा गंभीर बात थी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, हरवंश जी आज चेयर पे थे, तब भी उन्होंने आज जो घोषित कर दिया है कि ये सांसदों की मांग पर हमने वहां पे सीआईएसएफ नियुक्त की है। अंदर थोड़ी ना भाजपा सांसदों से मांग करवाई गई होगी, कुछ भाजपा सांसदों से कहा होगा कि आप ये मांग कर दीजिए, उन्होंने मांग कर दी, और कायदे से उन्हें विपक्षी सांसदों के साथ सलाह करनी चाहिए थी कि भाई कुछ सांसदों ने ये मांग की है कि सदन में सीआईएसएफ की नियुक्ति की जाए। अभी तो सारा काम मार्शल करते थे सदन में। अगर मान लीजिए कहीं मार्शल करते थे, वो मार्शल सदन के कर्मचारी होते थे, वो सांसदों को जानते भी हैं, मार्शल लोग जो है सांसदों से परिचित भी हैं क्योंकि वो रोज वहां रहते हैं, सांसदों से उनकी मुलाकात होती है, दुआ सलाम होती है मार्शलों से। मार्शल तो सदन के अंग है ना पूरे के पूरे। सीआईएसएफ तो सदन की अंग हो नहीं सकती है। सीआईएसएफ तो एक ऐसी बॉडी है, ऐसी संस्था है जिसमें आज उसने कोई व्यक्ति नियुक्त कर रखा है, कल उसका ट्रांसफर कर दिया, दूसरा आदमी आ जाएगा वहां पर। बिल्कुल सही बात है। तो वो तो सदन का हिस्सा नहीं है। तो जब अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कुछ सांसदों ने मांग की थी कि यहाँ पे सीआईएसएफ नियुक्त की जाए, तो जो सदन चलाने वाले हैं, उपसभापति, जो कार्यवाहक उपसभापति हैं इस वक्त, हरिवंश जी, जो समाजवादी विचारों के माने जाते हैं, मतलब किसी जमाने में समाजवादी विचारों के थे, पत्रकार थे, प्रभात खबर के संपादक थे। मेरी तो उनकी तभी की मुलाकात है, वो प्रभात खबर के संपादक थे, उसके बाद तो मुलाकात भी नहीं हुई।
तब से अब तक गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया है और हरवंश जी के लिए खासतौर से बहुत सा पानी बह गया है। तो मैं ये कह रहा हूं उनको चाहिए था कि विपक्षी सांसदों को विश्वास में लेते। जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको तो कम से कम इस बात की जानकारी होती कि वो आपके सिर पे सीएसएफ के लोग खड़े रहेंगे। बिना ये किए हुए एक तरफा इस तरह का निर्णय लेना तो बहुत आपत्तिजनक है। ये सब इस बात का सबूत है कि ये सरकार सदन की स्वायत्तता और विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष को जो लेवल प्लेइंग फील्ड देने का जो संविधान सम्मत आश्वासन है, उसके ऊपर खरी उतरने के लिए तैयार नहीं है। ठीक बात है, इन लक्षणों से तो नहीं लग ही रहा है कि नहीं तैयार है। और राहुल गांधी ने भी आज जो बयान दिया बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि मेरे पास एटम बम है, बोलूंगा तो चुनाव आयोग कहीं सत्ते में आ जाएगा, चुनाव आयोग का हाल खराब हो जाएगा, और मैं दस्तावेज के साथ जब दिखाऊंगा तो वो मेरे पास अब पूरे प्रमाण हैं इस बात के, और एटम बम की तरह है वो प्रमाण। तो राहुल गांधी क्या इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए पहले, उसके बाद चुनाव आयोग के जो सबूत हैं उनके पास, खासतौर से महाराष्ट्र को लेकर, उन सबूतों को बाद में दिखाएं? क्या लग रहा है आपको, क्या इसमें कुछ देखिए, बहुत जहां तक मेरी जानकारी है संजय जी, राहुल गांधी जिस एटम बम की चर्चा कर रहे हैं वो एटम बम कर्नाटक के लोकसभा चुनाव से संबंधित है। कर्नाटक में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर काफी घपले कर चुनाव आयोग की मदद से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सीटें जीती, वरना और ज्यादा हारने का उनको डर था। बहरहाल राहुल गांधी ने, चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के सरकार में होने का लाभ उठाते हुए वहां पर 1 या 2 निर्वाचन क्षेत्रों के पूरी वोटिंग के आंकड़े जमा किए। पहले उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि आप इनकी डिजिटल वोटर लिस्टें हमें इन 2 निर्वाचन क्षेत्रों की दीजिए, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की। चुनाव आयोग ने मना कर दिया देने से, हम नहीं देंगे, हमारे पास है नहीं, या कुछ इस तरह की बहानेबाजी की। तो राहुल गांधी ने कहा ठीक है, हम मेहनत करने को तैयार हैं। उन्होंने उन वोटर लिस्टों की हार्ड कॉपी प्राप्त की, यानी हार्ड कॉपी माने छपी हुई कॉपी प्राप्त की। अब 20-20 लाख, 15 से 20-20 लाख वहां मतदाता है एक एक निर्वाचन क्षेत्र में। और फिर उन्होंने उन चीजों का विश्लेषण किया। उस विश्लेषण करने में जो वहां पे जो बीएलए और बीएलओ हैं, उनकी भी मदद राहुल गांधी ने ली। चूंकि वो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, इसलिए वो राहुल गांधी की मदद करने से इनकार नहीं कर सकते थे। मान लो एक बूथ लेवल अफसर के दायरे में मान लीजिए 1,500 से 2,000 वोट आता है, तो राहुल गांधी ने उनसे भी बात की। मतलब तो वो उस पैटर्न का पता लगाना चाहते थे राहुल गांधी कि यहां पर घपला कैसे हुआ, और वो उसका प्रमाण खोजना चाहते थे। राहुल गांधी 2-3 बार ये वक्तव्य दे चुके हैं, उनको वो ठोस प्रमाण मिल गया है, सबूत मिल गया है। उसी को वो एटम बम कह रहे हैं। आपको क्या लगता है उस एटम बम को जो है वो चुनाव आयोग के सिर पे फोड़ना चाहते हैं, एटम बम को। तो कौन सी डेट होगी, कब फोड़ेंगे वो, कौन सी तारीख होगी? मैं नहीं कह सकता कब छोड़ेंगे, क्योंकि 2 बार कम से कम उनका बयान में सुन चुका हूं। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उनके पास कुछ इस प्रकार के तथ्य हैं जो चौंकाने वाले होंगे, और उन तथ्यों से चुनाव, क्योंकि ये मौजूदा जो ज्ञानेश जी हैं चुनाव आयुक्त, इनका किया हुआ काम ये नहीं है, काम तो पिछले चुनाव आयुक्त का किया हुआ है। अगर आलोचना होगी तो उनकी आलोचना होगी इसके अंदर। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव आयोग के रवैये पर और उसके इरादे के ऊपर शक के बादल मंडराएंगे। तो ये होने वाला है, कब होगा ये देखने की बात है। और वो जब वो बम फटेगा तो उससे खतरा सबसे बड़ा ये है कि इससे चुनाव आयोग तो खैर उसको मानेगा नहीं। चुनाव आयोग ने कह भी दिया है कि राहुल गांधी की बातों में विश्वास मत करो, कर्मचारियों को चाहिए कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकालने, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की प्रतिक्रिया की। तो वो उससे आम जनता का चुनाव की प्रक्रिया में जो विश्वास है वो विश्वास खंडित होगा, संदिग्ध होगा वो विश्वास, और उससे हो सकता है कि चुनाव आयोग के खिलाफ एक जनता का आंदोलन शुरू हो जाए। देखिए, एक साथ 2 घटनाएं हो सकती हैं। मैं एक साथ 2 घटनाएं हो सकती हैं। एक तो आज 1 तारीख है, 15 से 20 दिन के अंदर तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सीपीआई एमएल, इन सबको, मदन सैनी की पार्टी, इन सबको ये दिखाई पड़ सकता है कि बिहार में वोट काटने का पैटर्न क्या है। मतलब 20 अगस्त तक मान लीजिए ये बात निकल कर सामने आ जाएगी। फिर वो अपने उस के ऊपर सोचेंगे कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करें या ना करें।
दूसरी तरफ राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव का अपनी जो जांच पड़ताल है कर्नाटक की उसको लेकर सामने आएंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी। भाई लोकसभा में अगर चुनाव, राहुल गांधी कह रही है लोकसभा में चुनाव की चोरी हुई, यही तो कह रहे हैं, वो चोरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने वोट चुराए। एक तो उसका पैटर्न बताएंगे कि चुनाव आयोग ने वोट कैसे चुराए, और दूसरी ओर यहां पर वोट काटने की जो प्रक्रिया चल रही है, एक्सक्लूजन की जो प्रक्रिया चल रही है, इसका पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। फिर इन दोनों पैटर्नों को सामने रखकर चुनाव आयोग के साथ में जद्दोजहद होगी। उस जद्दोजहद में जाहिर है कि चुनाव आयोग लोगों की कोई बात सुनेगा नहीं, मिलने से भी इनकार कर देगा। फिर चीजें सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगी और सड़कों पर भी आएंगी। वो खतरनाक हो जाएगा। उधर झारखंड में तो विधानसभा में सर के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया कि हम वही यहाँ लागू नहीं होने देंगे। झारखंड में तैयारी करी वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने और विधानसभा में विधेयक पारित। अगर मान लीजिए विधायक ये पारित कर देते हैं विधानसभा में कि हम अपने यहाँ एसआईआर लागू नहीं होने देंगे, तो फिर ये कानूनी रूप से अड़चन पैदा नहीं हो जाएगी? क्योंकि चुनाव कराना तो वो अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के मुकाबले ताकत बहुत है। केंद्र सरकार की शक्तियों और राज्य सरकारों की शक्तियों में बहुत फर्क है। भारत एक केंद्राभिमुख संघात्मक राज्य है, आप समझिए बात। भारत एक ऐसा फेडरल स्टेट है जो मुख्य तौर पर केंद्रात्मक है। उसमें सेंटर की मजबूती और सेंटर की प्राथमिकता बहुत ताकतवर है। इसमें माना जाता है कि अगर राज्य का कानून और सेंटर के कानून में टक्कर होती है, किसी बात पे टकराव हो जाता है, तो केंद्र के कानून को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये नियम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में तो हालत ये है कि अमेरिका में अगर किसी स्टेट का गवर्नर जो है वो कह दे हम यहाँ पर राष्ट्रपति को हमारा निमंत्रण नहीं है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति का वहां पर विमान नहीं उतर सकता। उसके अपने गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स की फौज होती है, वो मोबिलाइज कर लेगा और वो गार्ड्स खड़े हो जाएंगे। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके लोग घुस नहीं सकते अमेरिका के विदेश मंत्री उस राज्य में। तो वो अलग दुनिया है बिल्कुल। तो भारत की दुनिया कानून की दृष्टि से अलग है। इसमें विधानसभा अगर कोई प्रस्ताव पास करके अपना रोष व्यक्त कर सकती है, अपना प्रतिरोध व्यक्त कर सकती है, वो कह सकती है जो हो रहा है उससे हम असहमत हैं, ये तो कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव आयोग को वोटर लिस्टों का पुनरीक्षण करने से रोक सकती है। विघ्न डाल सकती है, दिक्कत पहुंचा सकती है, व्यवहारिक रूप से ये सब हो सकता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को वो अपनी तरफ से रोकना चाहे तो वो नहीं रोक सकती। हाँ ठीक बात है, वो तो निर्वाचन आयोग का मामला है। राजनीति की खबर से अलग हटके एक बड़ी खबर ये आई थी कि अनिल अंबानी की कंपनी को ईडी का नोटिस किया है और खूब टीवी चैनलों पे खबर चली कि लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया है, अनिल अंबानी देश से ना भाग जाए। क्या वक्त होता है, कोई वो इंसान जो राफेल के सौदे में था, जिसके लिए बड़ा आरोप लगाया गया कि दिवाली कंपनी को मोदी जी क्यों ले जा रहे हैं और क्यों उसकी मदद कर रहे हैं, आज ये हालत आ गई कि उसके लिए जो बकौल टीवी चैनलों के कि लुकआउट नोटिस जारी कर रहा है कि विदेश ना भाग जाए, ईडी बुला रही है। क्या दिन होते हैं ना अभय जी। हाँ, मुझे पता नहीं है, अंदरूनी जानकारी अगर आपको हो तो आप साझा कीजिए। आपके किसी मित्र को हो तो उसको बुलाइए, यहाँ पे बैठे हैं 4 PM पे, मैं भी बैठूंगा उस प्रोग्राम में। कि कुछ समीकरण बदले हैं, या तो अनिल और मुकेश के बीच में कुछ समीकरणों में तब्दीली हुई है, जिसमें मुकेश अंबानी ने उनकी रक्षा करना बंद कर दिया हो। भाई एक जमाने में तो इनके ऊपर एक इतना बड़ा लोन था, इसमें ये जेल जा सकते थे, तो उन्होंने शायद 200-250 करोड़ का लोन एक पल में चुका दिया था इनका, उन्होंने बचा लिया था अपने भाई को जेल जाने से। तो वो या तो उन दोनों के बीच में कुछ समीकरणों में परिवर्तन आया है, या अडानी और अंबानी के बीच में प्रतियोगिता इतनी तीखी हो गई है कि वहां कोई समीकरणों में परिवर्तन आया है। मतलब कुछ ना कुछ हुआ ऐसा है जिसके बारे में अभी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। वरना अनिल अंबानी कितना भी उनका दिवाला निकल गया हो, इतनी छोटी मछली नहीं है। हाँ सही बात है, मतलब जीवट वाला आदमी तो है ये वो भी। उधर वो जेडीएस के जो सांसद थे रमन्ना जी, बहुत आपको याद होगा मोदी जी के मंच पर थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे मोदी जी। उनको अपनी घरेलू नौकरानी के बलात्कार के आरोप में दोषी ठहरा दिया गया, सजा शायद कल बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल था, बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल, दर्जनों महिला अभूतपूर्व था। उन्होंने इतने वीडियो बना रखे थे और इतना यौन शोषण की मेरे ख्याल से विश्व में पराकाष्ठा थी। विश्व रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, रेवन्ना साहब ने। भाजपा के सहयोगी दल के सांसद हैं वो, जेडीएस के हाँ, देवगौड़ा की पार्टी के हैं।
प्रधानमंत्री जी मंच देवगौड़ा पे के परिवार के हैं वो और उनके पिताजी, यानी देवगौड़ा के बेटे हैं और ये देवगौड़ा के पोते हैं। बताइए, पूर्व प्रधानमंत्री देश के। दोनों मिलके, हाँ, दोनों मिलके ये सब करते थे, पिताजी भी करते थे और वहां की जो शोषित घर पे काम करने वाली थी और महिलाएं थी शोषित, उनका कहना था कि न बाप से कोई राहत मिलती, न तो बाप से भी डरती थी और बेटे से भी डरती थी। बाप रे बाप, बहुत भयानक हालत थी वो। बाप रे बाप। अच्छा, ये हमारे ही देश में है कि इतना बड़ा स्कैंडल होने के बावजूद भी सब चुप्पी है चारों तरफ। सरकार के अमेरिका सहयोगी होता तो 5 किताबें लिख दी जाती। हाँ, अमेरिका होता तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 10 एपिसोड की सीरीज बन गई होती इसके ऊपर, बिल्कुल। और वो दबा चल रही होती अभी। ऐसा भंडा, ऐसा इतना मीडिया में इस कदर इसकी वो मीडिया में पूरा प्रकरण इस तरह छाया होता। और मोनिका लेविन्स्की नाम था ना, जब एक बार अमेरिका में ये कांड खुला था। हाँ, मोनिका लेविन्स्की तो उनकी वो इंटर्न थी व्हाइट हाउस में, जिसके क्लिंटन के साथ अवैध संबंध हुए थे। पूरे चर्चा में आ गई थी, पूरी वहां दुनिया में अमेरिका में कोई किसी को छोड़ता नहीं है। अमेरिका की आप कितनी भी निंदा कर लीजिए, वहां प्रेस की आजादी भारत से सैकड़ों गुना ज्यादा है। कितनी भी ताकतवर के आदमी के खिलाफ खबर छाप सकते हैं। वहां गोदी मीडिया नहीं है कोई, वहां पे सब छापते हैं। हाँ, गोदी मीडिया सब यहीं भारत में ही है, गोदी मीडिया। हाँ, या तो छाट के हैं वो साहब का बखान। भारत में तो मैं अधिकतम मेरा मानना है कि 95% मीडिया गोदी मीडिया ही है भारत में। हाँ, टीवी चैनल में तो आपको बचा ही नहीं है जहाँ पे आप सही खबरें देख सकें। एक और बड़ी खबर आज फिजाओं में तैरती रही वो थी कि तमाम जगह ये खबर आई कि अमेरिका के दबाव में रूस से तेल बंद करने की घोषणा कर दी गई है भारत सरकार ने। बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, ना उन्होंने हाँ की ना उन्होंने ना किया। तो क्या लग रहा है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है उसके डर में अब हमें रूस से अपने रिश्ते समेटने पड़ेंगे, और अगर समेटे तो क्या ये भारत के हित में है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इसके भंडाफोड़ की आज की तारीख में शुरुआत हुई है। अभी इसकी बहुत सी परतें खुलेंगी और बड़े बड़े पूंजीपति इसमें लपेटे जाएंगे, इसके अंदर लपटेंगे। क्यों इसलिए लिपटेंगे क्योंकि अमेरिका पे तो मोदी जी का दबाव नहीं है। ये भारत में तो दबा सकते हैं कोई भी चीज, भारत का मीडिया भी सहयोग करेगा। वो लोग तो वहां से शुरू कर देते हैं तो शुरुआत करते ही चले जाते हैं। अमेरिका ने, ट्रंप ने क्या किया है कि ट्रंप ने भारत की 7 या 8 कंपनियों के ऊपर जो कि रूस के साथ में तेल का व्यापार कर रही थी, शायद ईरान के साथ भी तेल का व्यापार कर रही थी, उनके ऊपर, और जो तेल का जो तेल को लाने के लिए जो टैंकर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी कंपनियां थी। वो छोटी मोटी कंपनियां नहीं होती हैं, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनियां हैं, अरबों डॉलर की कंपनियां हैं। उन सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। सही बात है। और उसमें भारत की ऐसी कई कंपनियां शामिल हैं जो गुजरात वगैरह में कई जगह पे एक एक कमरे में चल रही हैं, और उनकी जो वर्थ है, नेट वर्थ है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है उनकी नेट वर्थ। और कोरोना के बाद से उन्होंने केवल तेल ढोकर इतना रुपया कमाया है, इसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और उससे भारत का जो राष्ट्रीय हित है वो कमजोर हुआ है। आज भारत को जो 25% टैरिफ झेलना पड़ रहा है अमेरिका का, उसी की वजह से झेलना पड़ रहा है। ये सब अभी उन कंपनियों के नाम नहीं सामने आ रहे हैं, आ जाएंगे, और ये नहीं आ जाएंगे। दुनिया के और दूसरे जो तमाम मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें सब छप रहा है। जापान के अखबारों में छप रही है खबर, ये अमेरिका की जगह ब्लूमबर्ग में छप रही है खबर, सब जगह आ रही है खबरें। 10-12 खबरें तो मेरे पास आ चुकी हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आएंगी चर्चा में। ये धीरे धीरे करके सब उसमें। और मेरा तो मानना यह है कि देश के 2 सबसे बड़े जो पूंजीपति कारपोरेट घराने हैं, वो सब भी इसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आएंगे। इन कंपनियों के उनसे भी ताल्लुकात निकलेंगे, क्योंकि ये तब से लेकर कोविड से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा इन लोगों ने माल बहुत ज्यादा कमाया है। दूसरे एक इसमें यह भी तथ्य है कि करीब जितना मोदी ने दावा किया था कि उन्होंने बहुत रूस से बहुत सस्ता तेल खरीदा है, लेकिन वो सस्ता तेल वो जो हमारे उपभोक्ता है उन तक तो पहुंचा नहीं। वो उनको तो कोई लाभ हुआ नहीं। तो बीच में वो पैसा किसने खा लिया, कहाँ चला गया पैसा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक बात है, ये सब सामने आ ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने हमें इतना समय दिया, धन्यवाद आपका। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी। प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।